साल 1958 दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह भारत दौरे पर आए थे। पंडित नेहरू से उनकी गहरी दोस्ती थी और उनका स्वागत किसी जश्न से कम नहीं था। उसी शाम के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में साहित्य की दुनिया से सभी बड़े नाम बुलाए गए थे, जिनमें से एक थी अमृता प्रीतम। हो ची मिन्ह की छवि उस योद्धा की थी जिसने अमेरिका जैसे देश को चुनौती दी थी, और वहीं अमृता प्रीतम एक ऐसी लेखिका थी जिनकी कलम में तलवार की धार और मोहब्बत की नरमी दोनों साथ साथ बहते थे। शाम ढले जब दोनों की मुलाकात हुई तो हो ची मिन्ह ने अमृता का माथा चूमकर कहा, हम दोनों सिपाही हैं, तुम कलम से लड़ती हो, मैं तलवार से लड़ता हूँ। अमृता प्रीतम, द अनफेटर्ड वॉइस ऑफ पंजाबी लिटरेचर, पंजाब की मिट्टी से उठने वाली जिंदा दिली की आवाज़। सिर्फ 16 की उम्र में अपने पहले कविता संग्रह अमृत लहरा और अपनी ज़िंदगी के आखिरी में मैं तेनू फिर मिलांगी जैसी नज्म, इन दोनों के बीच उन्होंने वो ऊंचाइयां छुई जो उनसे पहले किसी कवयित्री को हासिल नहीं हुई थी। बंटवारे के ताज़ा जख्मों में उन्होंने आज आखा वारिस शानू जैसी नज्म लिखी जिसने लाखों बिखरे घरों और टूटी रूहों का दर्द अपने भीतर समेट लिया। और पिंजर में उन्होंने औरत की देह पर खींचे गए जुल्मों को एक दस्तावेज बनाकर पेश किया। मगर अमृता की कलम सिर्फ जख्मों की गवाह नहीं थी, वो मोहब्बत की तर्जुमान भी थी। कागज पे कैनवस और रस्मी उल्फत जैसी कहानियों ने मोहब्बत के मायने गढ़े, कभी अधूरे कभी पूरे, और उनके जिंदगी में भी ये मोहब्बत सांस लेती रही। साहिर, जिनकी खामोशी और सिगरेट की राख में उन्होंने इश्क पढ़ा, और इमरोज, जिन्होंने हर सुबह उनकी मेज पर फूल रखकर उस इश्क को एक रोजमर्रा की रोशनी बनाई। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं खबरगांव। आज अमृता प्रीतम के जन्मदिन पर हम जानेंगे उनकी दास्तान, उनके विरासत और उनके इश्क की कहानी। 1919 में गुजरांवाला में एक सिख परिवार में जन्मी अमृता प्रीतम का असली नाम था अमृत कौर। उनकी मां राज बीबी स्कूल टीचर थी और पिता करतार सिंह हितकारी एक कवि, विद्वान और ब्रज भाषा के साहित्यकार थे। पिता की साहित्यिक विरासत और मां की शुरुआती परवरिश ने उन्हें संवेदनशीलता दी, लेकिन 11 साल की उम्र में मां के निधन ने उनके भीतर एक गहरा खालीपन छोड़ दिया। लाहौर में बसने के बाद अकेलेपन से जूझते हुए उन्होंने लिखना शुरू किया। सिर्फ 16 साल की उम्र में अपना पहला कविता संग्रह अमृत लहरा प्रकाशित किया, और उसी साल बचपन के रिश्ते के चलते हुए उनकी शादी संपादक प्रीतम सिंह से करा दी गई। यहीं से अमृत कौर का नाम अमृता प्रीतम हुआ। पहले वो रोमांटिक कविताएं लिखती रहीं, लेकिन जल्द ही प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़कर उनकी कलम ने सामाजिक यथार्थ को आवाज़ दी। 1944 का उनका संग्रह लोक पीड़ा इसका प्रमाण है, जिसमें उन्होंने बंगाल अकाल और युद्धग्रस्त समाज की करुणा को शब्द दिए। लाहौर रेडियो स्टेशन पर काम करते हुए और दिल्ली में जनता लाइब्रेरी जैसी पहलों से जुड़कर अमृता ने साहित्य को समाज से जोड़ने की कोशिश की। अब जरा ठहरकर अमृता प्रीतम की उस सबसे मशहूर कविता की बात करते हैं जिसे बंटवारे का दर्दनामा भी कहा जाता है। आज आखा वारिस शानू कि तो कबरां विचों बोल, ते आज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल, एक रोई सीधी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैण, अज लाखां दियां रोंदियां तेनू वारिस शानू कहण, उठ दर्दमंदा दियां दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहुदी भरी चनाब। आज आखा वारिस शानू ये कविता सिर्फ शब्दों का बयान नहीं है, बल्कि उस दौर की सामूहिक चीख, लाखों उजड़ी जिंदगियों की गवाही है। इस कविता में अमृत वारिस शाह को पुकारती हैं, वही वारिस शाह जिन्होंने कभी हीर रांझा की दास्तान लिखकर पंजाब की बेटी की पीड़ा को अमर कर दिया था। अमृत कहती है, आज फिर लाखों हीरें रो रही हैं, आज फिर पंजाब खून खून हो गया है। उनकी आवाज़ में औरतों के आंसू थे, बच्चों की चीखें थी, सरहदों पर बिछी लाशों का दर्द था। यही वजह है कि ये कविता सिर्फ साहित्य का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि सरहद के दोनों तरफ बंटवारे के जख्म की पहचान बन गई। ये नज्म बंटवारे का दर्द सहे लोगों को इस तरह जकड़ गई कि वो इसे कागज़ में लिखकर रोज अपनी जेब में डाल लिया करते। बंटवारे का यही दर्द अमृता ने पिंजर में लिखा। आगे चलकर 2003 में इसी कहानी पर बनी इसी नाम की फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। 16 बरस की उम्र में अमृता प्रीतम अपना पहला कविता संग्रह ठंडिया किरणा छपवा चुकी थी। यही शुरुआत थी उस सफ़र की जिसने उन्हें पंजाबी की
पहली महिला साहित्यकारों में नहीं बल्कि भारतीय साहित्य की अमर आवाज़ों में शामिल कर दिया। आगे चलकर उनके जीवन में कई बार पहली बार होने का अनुभव हुआ। सुनहरे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली वो पहली औरत बनी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ से सम्मानित होने वाली पहली पंजाबी लेखिका बनी और बाद में पद्म विभूषण उन्हें मिला। 100 से ज़्यादा किताबें लिखी, कविताएं, उपन्यास, कहानियां, आत्मकथाएं, पिंजर हो या कागज ते कैनवस, धरती सागर ते सीपियां हो या अज आखा वारिस शानो, हर जगह उनकी कलम दर्द और मोहब्बत को नए तेवर में लिखती दिखी और फिर अपनी पत्रिका नागमणि इमरोज के साथ मिलकर 36 बरस तक चलाई। इस पत्रिका को उन्होंने बिना विज्ञापनों के सिर्फ जुनून और ईमानदारी पर जिंदा रखा। यही वजह है कि नागमणि सिर्फ एक पत्रिका नहीं बल्कि कई आवाज़ों का घर बन गई। अमृता की असली पहचान उनकी बिंदास शख्सियत थी। मोहब्बत उन्होंने समाज की तयशुदा रेखाओं से परे जी और लिखी। अब बात अमृता प्रीतम की जिंदगी की उस पहलू की जो आज कई लोगों की फेवरेट लव स्टोरी है, साहिर, इमरोज और अमृता। किस्सा है साल 1944 का, जब अमृता लाहौर में ही थी, मगर अपना एक शायर के तौर पर नाम बना चुकी थी और अक्सर बड़े बड़े मुशायरों का हिस्सा बनती। ऐसे ही प्रीतनगर लाहौर के पास एक मुशायरे में उनकी नज़र एक नौजवान उर्दू शायर साहिर लुधियानवी से टकराई। साहिर उस वक्त मुशायरों के स्टेज पर उभर ही रहे थे। अमृता को साहिर से पहली नज़र में ही प्यार हो गया। कुछ ऐसा ही साहिर को भी हुआ, लेकिन दिल में उठी हलचल जुबान तक न आई। बस दोनों चुपचाप पास बैठे रहे। शब्द खामोश थे पर खामोशी बातचीत कर रही थी। अमृता अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो साहिर के लफ्ज़ों की जादूगरी थी या खामोश नज़र का कमाल था, लेकिन कुछ तो था जिसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। आज जब उस रात को आंख मूंद कर देखती हूँ तो ऐसा समझ आता है कि तकदीर ने मेरे दिल में इश्क का बीज डाला, जिसे बारिश की फुहारों ने बढ़ा दिया। उस दिन बारिश हुई थी। यहीं से शुरू हुई वो खामोश मोहब्बत जो खतों और सिगरेटों में सांस लेती रही। अमृता अपने खतों में साहिर से बातें करती और जब साहिर लाहौर आते तो उनके कमरे में चुपचाप बैठकर सिगरेट पीते रहते। रसीदी टिकट अपनी आत्मकथा में अमृता प्रीतम लिखती हैं, वो यानी साहिर चुपचाप मेरे कमरे में सिगरेट पिया करते, आधी पीने के बाद सिगरेट बुझा देते और नई सिगरेट सुलगा लेते। जब वो जाता तो कमरे में उसकी पी हुई सिगरेटों की महक बची रहती। मैं उन सिगरेटों के बटों को संभाल कर रखती और अकेले में उन बटों को दोबारा सुलगाती। जब मैं उन्हें अपनी उंगलियों में पकड़ती तो मुझे लगता कि मैं साहिर के हाथों को छू रही हूँ। इस तरह मुझे सिगरेट पीने की लत लगी। साहिर और अमृता अपनी अपनी जाती जिंदगी का बोझ ढो रहे थे। साहिर ने अपनी चर्चित नज्म ताजमहल लिखी और इसे फ्रेम में मढ़वा कर अमृता को दी। ताजमहल बहुत फेमस हुई। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपने ही तरह मुखलिस थे। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। अमृता अपनी ऑटोबायोग्राफी रसीदी टिकट में इसका जिक्र करती हैं कि जब वो बंटवारे के बाद भारत आ रही थी तो उनके पास बस 2 चीज़ें थी, एक पेट में उनकी बच्ची और दूसरी साहिर का दिया हुआ ताजमहल नज्म का वो फ्रेम। बंटवारा हुआ, साहिर मुंबई चले गए, अमृता अपने पति के साथ दिल्ली, जहां वो आकाशवाणी में काम करती रही। खत आते जाते रहे, लेकिन हालात और फासले दोनों के बीच गहराने लगे। साहिर कभी भी अमृता को अपने होने का पूरा भरोसा नहीं दे पाए। 1960 तक अमृता ने अपने पति के साथ रिश्ता निभाया, मगर साहिर से उनका इश्क ऐसा था कि सांस लेना भी घुटन हो रहा था इस रिश्ते में, और अकेले जीने का फैसला कर लिया। उधर साहिर की जिंदगी में गायिका सुधा मल्होत्रा का नाम जुड़ा और अमृता और उनके बीच की दूरी और भी बढ़ गई। अमृता लिखती हैं, मुंबई और दिल्ली के बीच 900 मील का फासला मुझे एक एक पल मालूम होता था। आकाशवाणी के प्रोग्राम के वक्त जब साहिर के गीत आ जाते तो मुझे लगता कि ये 900 मील की दूरी एक पल में ही पूरी हो गई हो और साहिर मेरे पास आ गए हों। इसी बीच एक घटना और घटी। अमृता बताती है, 1957 में मेरी एक पंजाबी नज्म सुनहरे पर साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। फ़ोन पर खबर मिलते ही सर से पांव तक मैं कांपने लगी। खुदाया, ये नज्म मैंने किसी इनाम के लिए तो नहीं लिखी थी। जिसके लिए लिखा उसने तो पढ़ा ही नहीं। अब सारी दुनिया पढ़े भी तो क्या। अमृता को साहित्य अकादमी मिलने की बात चारों ओर तेजी से फैली। वो पहली औरत थी जिन्हें साहित्य अकादमी मिला। रिपोर्टर्स उनके घर आए हुए थे, उन्हें ये कविता लिखते हुए देखना चाहते थे।
वो एक डायरी में कुछ लिखती रहीं, फिर लिखती रहीं। रिपोर्टर्स ने फ़ोटो ली, फिर अपने घर चले गए और जब किसी ने देखा तो वो अपनी डायरी में इतनी देर से क्या लिख रही थी, तो वो लिख रही थी बस साहिर साहिर साहिर। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। प्यार अगर मुकम्मल हो जाए तो शायद बस एक कहानी बनकर सिमट जाए, मगर इसका अधूरा होना ही इसकी खूबसूरती है। अधूरा इश्क वो चुप्पी है जो हज़ारों अल्फाज से ज़्यादा बोलती है। वो तड़प है जो इंसान को लिखने, जीने और महसूस करने की ताकत देती है। अमृता के लिए साहिर से इश्क सिर्फ हासिल करना नहीं था, उसे बरसों तक जीना और अपने शब्दों में ढाल देना था। उनकी कविताएं, उनकी कहानियां, सब में वही अधूरापन धड़कता है जो उन्हें और गहरा बना देता है। अधूरा इश्क किसी कैद की तरह नहीं, बल्कि खुला आसमान है जहां उम्मीद भी रहती है और दर्द भी। अमृता और साहिर का रिश्ता यही था, लिखी हुई चिट्ठियां और अनकही बातों में जिया गया एक लंबा सफर। और फिर इमरोज का साथ, जहां इश्क अपने मुकम्मलपन तक तो नहीं पहुंचा, पर अपने सबसे खूबसूरत रूप में जरूर जिया गया। यह अधूरापन ही उनकी मोहब्बत को अमर करता है। अमृता अपनी ही मोहब्बत की कैदी हो चुकी थी। साहिर की दूरी ने उनके दिल में खालीपन छोड़ दिया था और ठीक उसी दौरान उनकी जिंदगी में दाखिल हुए इंद्रजीत यानी इमरोज। हालांकि साहिर का साया अमृता के साथ हमेशा बना रहा, मगर इमरोज ने जिस तरह उनका हाथ थामा, वो रिश्ता अपने आप में मिसाल बन गया। अमृता जान चुकी थी कि साहिर अब कभी उनके नहीं होंगे और साहिर भी मान चुके थे कि ये रिश्ता मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन इमरोज के लिए तो अमृता का कोई भी रिश्ता होना ही बहुत था। ये सिलसिला यूं ही अचानक शुरू नहीं हुआ। अमृता ने साहिर को आखिरी खत लिखा था, मगर भेजने की बजाय उसे छपवाने का फैसला किया। उस वक्त इमरोज एक उभरते हुए चित्रकार थे, पत्रिकाओं के लिए काम करते थे। अमृता ने उस किताब का फ्रंट पेज इमरोज को सौंपा कि वो डिज़ाइन करें और वहीं से उनकी कहानी का पहला पन्ना खुला। लेकिन दिलचस्प मोड़ इसमें यह भी है कि इमरोज अमृता से 7 साल छोटे थे। बचपन में ही उन्होंने अमृता का उपन्यास डॉक्टर देव पढ़ा और उसके असर में उन्होंने अमृता को फ़ोन करके कहा, कहीं से नंबर ढूंढ के, कि हेलो, मैं डॉक्टर देव बोल रहा हूँ। आवाज़ सुनी अमृता की और फ़ोन काट दिया। बरसों बाद दिल्ली में किस्मत ने दोनों को पास ला खड़ा किया। अमृता रेडियो पर 1500 रुपये महाना की नौकरी करती थी और इमरोज मशहूर पेंटर बनकर हज़ारों की कमाई करते थे। अमृता को रोज़ बस का इंतज़ार करते देखते देखते एक दिन इमरोज ने स्कूटर खरीदने का फैसला किया। पैसे जोड़े और स्कूटर खरीदा और फिर अमृता के लिए उनके सफ़र के साथी बन गए। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी, लेकिन अमृता ने साफ कह दिया था, मैं प्यार सिर्फ साहिर से करती हूँ। इमरोज ने भी मान लिया, उन्हें तो बस अमृता का साथ ही बहुत था। अमृता ने हौस खास में घर लिया और दोनों साथ रहने लगे, एक ही छत के नीचे, मगर अलग अलग कमरों में। अमृता रात को लिखती जब सब सो जाते, तब इमरोज चुपचाप उठकर चाय बना लाते और बिना कुछ कहे उनके सामने रख देते। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में जी रहे थे, शायद भारत का पहला लिव इन रिलेशनशिप। ये सिलसिला 40-50 सालों तक चला। कभी आई लव यू जैसे शब्द उनके बीच नहीं आए। इमरोज कहते थे, जब प्यार है तो बोलने की क्या जरूरत। दोनों का रिश्ता बेहद अनोखा था। संसद में जब अमृता राज्यसभा सदस्य बनी तो इमरोज बाहर घंटों इंतजार करते रहते। लोग उन्हें अक्सर ड्राइवर समझ बैठते, मगर इमरोज ने परवाह नहीं की। उन्होंने अपने करियर के कई बड़े मौके ठुकरा दिए सिर्फ इसलिए कि अमृता को उनका साथ चाहिए था। इमरोज को जब मुंबई में नौकरी मिली तो अमृता का मन जैसे कहीं धड़क गया। इसी मुंबई ने उनसे उनके साहिर को छीना था। उन्हें डर था कि कहीं साहिर की तरह इमरोज भी उनसे दूर ना हो जाए। इमरोज बताते हैं कि गुरुदत्त अपने पास उन्हें रखना चाहते थे। तनख्वाह पर बात अटकी हुई थी, लेकिन अचानक अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और उतने पैसे मिल गए जितने वो चाहते थे। खुशी से वो पहले अमृता के पास पहुंचे। अमृता भी खुश हुई, मगर अगले ही पल उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, बस इतना जताया कि उनका जाना उन्हें खलेगा। 3 दिन बचे थे और उन 3 दिनों को अमृता ने ऐसे जिया जैसे यही आखिरी दिन हो। जब इमरोज मुंबई गए तो उनके जाते ही अमृता बीमार पड़ गई। इमरोज को भी बम्बई बिना अमृता के रास नहीं आ रही थी। इमरोज ने तय कर लिया कि वो यहाँ नहीं रहेंगे। अगले ही दिन फ़ोन करके कहा कि मैं लौट रहा हूँ। अमृता ने पूछा, सब ठीक है? तो उन्होंने बस यही कहा, हाँ, पर मैं इस शहर में नहीं रह सकता। ट्रेन और कोच नंबर दे दिया। जब दिल्ली पहुंचे तो देखा अमृता वहीं खड़ी थी और उन्हें देखते ही अमृता का बुखार उतर गया। अमृता ने भी माना कि इमरोज उनकी ज़िंदगी में बहुत देर से आए,
वो अक्सर उनसे कहती, अजनबी तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले, मिलना था तो दोपहर में मिलते। मगर इमरोज ने कभी शिकायत नहीं की। अमृता स्कूटर पर बैठकर उनकी पीठ पर उंगलियों से साहिर लिखा करती और इमरोज चुपचाप उस इश्क का भी सम्मान करते। आखिर तक साहिर का नाम अमृता की रूह में गूंजता रहा, लेकिन साथ, देखभाल और समझदारी का नाम सिर्फ इमरोज रहा। 31 अक्टूबर 2005 को जब अमृता ने लंबी बीमारी के बाद अपनी आखिरी सांसें ली तो उनका सर इमरोज की गोद में था। और शायद इसी का नतीजा था कि अपनी आखिरी दिनों में अमृता ने जो नज्म लिखी, मैं तेनू फिर मिलांगी, वो इमरोज के नाम थी। मैं तेनू फिर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे ताखील दी चिंगारी बनके तेरे कैनवस ते उतरांगी, जा खोरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमई लकीर बनके खामोश तेनू तकदी रवांगी, जा खोरे सूरज दी लौ बनके तेरे रंगा विच घुलांगी, जा रंगा दिया बाहां विच बैठ के तेरे कैनवस नू वलांगी, पता नहीं किस तरह कित्ते पर तेनू जरूर मिलांगी, जा खौर एक चश्मा बड़ी होवांगी ते जीवे झरनियां दा पानी उड़दा, मैं पानी दियां बूंदा तेरे पिंडा ते मलांगी ते एक ठंडक जही बन के तेरी छाती दे नाल लगांगी। मैं होर कुछ नहीं जानदी पर इन्ना जानदी हाँ कि वक्त जो भी करेगा एक जन्म तेरे नाल तुरेगा। एक जिस्म मुकदा है ਤਾਂ सब कुछ मुक जांदा है, पर चेतना दे धागे कायनाती कण हुंदे ने, मैं उन्हां कणां नूं चुनांगी, मैं तैनू फिर मिलांगी। अमृता के गुजरने के बाद भी इमरोज जिए और अमृता की जिंदगी का जश्न मनाकर जिए। उनका कहना था कि अमृता मरी नहीं है बल्कि बीज बन गई हैं। अमृता और इमरोज 40 सालों तक एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन कभी भी अपने रिश्तों को शादी के बंधन में बांधने की कोशिश नहीं की। इमरोज ने अमृता प्रीतम को हमेशा यहाँ हैं, घर पर हैं, मौजूद हैं कहकर याद रखा। अमृता उन्हें प्यार से जीत कहकर बुलाती थी। 22 दिसंबर 2023 को जब इंद्रजीत उर्फ इमरोज ने उम्र संबंधी बीमारियों के चलते 97 साल की उम्र में अमृता की बहू के घर ही मुंबई में अपनी अंतिम सांसें ली। इमरोज किसी सेल्फलेस प्रेम पर डॉक्यूमेंट्री बनी है, इमरोज अ वॉक डाउन मेमोरी लेन, जिसके जरिए अमर हो चुकी, जिसे कलकत्ता फिल्म महोत्सव में भी दिखाया गया है। आज सोशल मीडिया पर अमृता प्रीतम, साहिर और इमरोज की मोहब्बत का जलवा बिखरा हुआ है। कई इन्फ्लुएंसर्स जैसे लक्ष्य महेश्वरी, अमनदीप खयाल, प्रिया मलिक अपनी रील्स और वीडियोस में इस लव स्टोरी का जिक्र करते हैं। इनके दर्शक इनके भावपूर्ण प्रेम को भावुकता से जिक्र करते हैं और पॉप कल्चर में भी इनकी प्रेम कहानी बहुत मशहूर है। छोटे फिल्मों और नाटकों में भी ये कहानी लगातार दस्तक दे रही है। उदाहरण के लिए अंधेरी में मंचित नाटक इश्क जले तो जले ऐसा अमृता इमरोज की लव रिलेशनशिप पर आधारित है और सोशल मीडिया पर इसका खासा प्रचार हुआ है। साथ ही उनकी नज्म मैं तेनू फिर मिलांगी मनमर्जिया में तापसी पन्नू के किरदार के लिए शूट की गई थी। और अब सोशल मीडिया पर इस नज्म की लोकप्रियता इतनी है कि इसे चाहने वालों की संख्या लाखों में है। बहुत अफसोस की बात है कि पॉपुलर कल्चर में अमृता को सिर्फ उनकी प्रेम कहानियों की वजह से याद किया जाता है, मगर उनकी लेगेसी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उनकी असली विरासत उनकी वो कलम है जिसने औरतों को आवाज दी, एक नई पहचान दी। उन्होंने समाज को आईना दिखाया और औरत को अपने सच लिखने की हिम्मत दी। उनके शब्द सीमाओं से पार बोले, पंजाबी से हिंदी, हिंदी से उर्दू और फिर दुनिया की दर्जनों भाषा तक पहुंचे। अमृता की मोहब्बत अधूरी हो सकती है, लेकिन उनकी रचनात्मकता और उनका साहस मुकम्मल था और वही उन्हें हर दौर में जिंदा रखता है। ये थी अमृता प्रीतम की कहानी। वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे इरशाद। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरगांव के साथ।